नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं 3 बजे की 3 बड़ी खबरें। 3 बजे की जो 3 बड़ी खबरें हैं वो आइए सबसे पहले आपको बता देते हैं आज क्या है खास। रूस यूक्रेन की बात होगी। रूस यूक्रेन में वार पलटवार से अब हाहाकार मचा हुआ है। यूक्रेन के बड़े ड्रोन अटैक के बाद में रूस ने जोरदार पलटवार किया। आसमान में ड्रोन, जमीन पर धमाकों से दहशत का माहौल नजर आया। वहीं दूसरी तरफ बिहार में सियासी संग्राम सड़क पर देखने को मिला। पटना में आरजेडी के प्रदर्शन में AK-47 का डमी सीधे सीधे नजर आया। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ये मार्च निकाला गया था राजभवन से। बिहार की सियासत इसकी वजह से गर्म हो चुकी है। आज जो तीसरी बड़ी खबर जिस पर हम बात करेंगे वो खबर आई है उत्तर प्रदेश से। जौहर ट्रस्ट पर ईडी का शिकंजा कसा गया है। रामपुर, सहारनपुर, दिल्ली समेत 10 ठिकानों पर छापेमारी की गई। जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच एजेंसी की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। यानी एक तरफ जंग का वार पलटवार, दूसरी तरफ सियासी टकराव और तीसरी तरफ ईडी की बड़ी कार्रवाई। हर एक खबर बताएंगे विस्तार के साथ में। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ में। और रूस पर यूक्रेन का बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। जिस रूप में खबरें सामने आ रही हैं, 800 से ज्यादा ड्रोन से हड़कंप मचा हुआ है। मॉस्को समेत कई रूसी इलाकों में तबाही देखने को मिली। आसमान में ड्रोन का झुंड है तो जमीन पर सायरन बजते हुए नजर आते हैं। कई जगहों पर धमाके हुए, लपटों का तांडव नजर आया। सबसे खतरनाक ड्रोन हमलों में से एक ये हमला माना जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। पूरी दुनिया को इस हमले ने हिलाकर रख दिया। चारों तरफ सिर्फ तबाही तबाही। यूक्रेन ने एक साथ 800 ड्रोन अटैक किए रूस की तरफ, ये दागे हैं। और इस बार निशाना सिर्फ बॉर्डर पर नहीं था, मॉस्को उसके आसपास के इलाके भी ड्रोन की जद में थे। महाप्रहार से दहल उठे ये शहर। आसमान में ड्रोन का झुंड, नीचे सायरनों का शोर, फिर एक के बाद एक धमाके। मॉस्को रीजन में कई जगहों पर आग की लपटें दिखाई दी। इमारत हो या इंफ्रास्ट्रक्चर, जमकर तबाही मची। कई इलाकों में अफरा तफरी मच गई। यानी यूक्रेन ने रूस के एयर डिफेंस का एक साथ एक तरह से इम्तिहान ले लिया है। और इसी बीच एक और खबर, यूक्रेन हमले के बाद में रूस ने भी पलटवार किया है। खार्किव पर मिसाइलों की बारिश हुई है। पेचेनिही गांव में भारी तबाही देखने को मिली। रूसी हमले में 10 लोगों की मौत हुई तो मलबे में घर और इमारतें तब्दील होते हुए नजर आते हैं। दुकान, कैफे और गाड़ियों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। देखिए किस तरह से तबाही, एक तरफ वार तो दूसरी तरफ पलटवार। जिस रूप में यहाँ पर तबाही का मंजर नजर आता है वो चारों तरफ यहाँ के दहशत को दर्शाती है। एक तरफ यूक्रेन की तरफ से रूस पे 800 ड्रोन दागे तो पलटवार भी उतना ही घातक रूस की तरफ से किया गया। सीधे रुक कर लेते हैं। मेरे सहयोगी विकास अब्रोल इस दौरान मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। विकास, जिस रूप में यहाँ पर तबाही का मंजर रूस और यूक्रेन के बीच में नजर आता है, ये अब तक का सबसे बड़ा प्रहार माना जा रहा है यूक्रेन की तरफ से रूस पर 800 ड्रोन अटैक। जी बिल्कुल, देखिए नैना, अभी थोड़ी दिन पहले भी, 2 दिन पहले भी यूक्रेन ने रूस पे बहुत बड़ा अटैक किया था ड्रोन का, और आज एक बार फिर से अटैक हुआ। तो कहीं ना कहीं ड्रोन्स जो है अब एक मुख्य हथियार बन चुका है लड़ाई का। कहीं ना कहीं अब जो लड़ाई है वो हवा में ही हो रही है, ग्राउंड लड़ाई खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अभी हमने देखा कि खबरें जो आ रही हैं, रशिया के एटॉमिक संयंत्र के पास ये बस स्टैंड था जहाँ पे हमला हुआ। हालांकि उसको लेकर IAEA ने कहा है कि फिलहाल अभी लग रहा है कि किस तरह से परमाणु रिसाव कोई नहीं है, किस तरह से रेडियोथर्मी कोई रिसाव नहीं है, जिस कारण अभी तक फिलहाल सब चीजें नॉर्मल है। लेकिन अगर ये पावर प्लांट के ऊपर हमला हो जाता तो स्थिति और ज्यादा खतरनाक हो सकती थी। हालांकि इस हमले में कई लोग मारे गए, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से रूस ने पलटवार किया है यूक्रेन के खार्किव इलाके में, जिसमें बताया जा रहा है कि 10 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। तो ऐसे में ये स्थिति युद्ध की अगर हम देखेंगे, पिछले एक हफ्ते में ये युद्ध
बढ़ता जा रहा है। लगातार मिसाइल्स और ड्रोन्स का हमला ज्यादा बढ़ता जा रहा है और इसको रोकना अब कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है, वरना मानवता के लिए आने वाले समय में खतरा हो सकता है। लेकिन फिलहाल दोनों देश जो है कहीं भी जो है रुक नहीं रहे। हम जितनी बार देखा है कि अगर यूक्रेन ने उस पर ड्रोन हमला किया रशिया के, उसके बाद तो रशिया ने पलटवार किया और इस बार भी पलटवार हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हलचल जरूर है। उम्मीद यही की जा रही है कि इस लड़ाई को जल्द से जल्द रोका जाए, जो काफी समय से लड़ाई चल रही है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से हथियारों की आपूर्ति जो की जा रही है यूक्रेन को, पीछे हमने देखा कि यूक्रेन के पास हथियारों की कमी आई थी, उसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गुहार लगाई थी हथियारों की आपूर्ति के लिए। उसके बाद उसको हथियार की आपूर्ति की गई और ड्रोन्स की मात्रा जिस तरह से वो लगातार बरसा रहा है रशिया पे, तो ये हालात बड़े चिंताजनक लग रहे हैं फिलहाल। जी, और ये चिंताजनक इसीलिए और भी ज्यादा है क्योंकि जब जब वार ज़ेलेंस्की की टीम ने किया, उसका पलटवार भी रशिया की तरफ से उसी रूप में घातक अंदाज में हुआ। अब देखने को मिल रहा है यहाँ पर कीव हो, खार्किव हो, बड़े बड़े इलाकों में ऐसे ही बड़ी तबाही पलटवार के तौर पर की गई है। जी बिल्कुल, अब देख रहे हैं कि लगातार पलटवार रशिया का हमेशा जो है बहुत बड़ा रहा है, क्योंकि देखिए रशिया को हम कम नहीं आंक सकते। रूस जो है एक बहुत बड़ी महाशक्ति है, खासकर परमाणु संपन्न देश है, उसके साथ उसके पास अपने हथियार बहुत है, हथियार जो है वो सप्लाई करता है बाकी देशों को। तो ऐसे में उसकी अपनी हथियार की खेप बहुत बड़ी है। ऐसे में उसने अपने घातक हथियारों का प्रयोग किया तो आने वाले समय में सिर्फ ये यूक्रेन के लिए नहीं बल्कि उसके आसपास के जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके लिए भी नुकसान होगा। हमने पिछली बार भी देखा, हमने देखा ना कि यहाँ पर नैना मैम के यहाँ पर जो पीछे एक रोमानिया के पास भी एक इसका जो है एक मिसाइल गई थी, जिसको हालांकि वो समय रहते रोमानियन जो गवर्नमेंट है उनके जो जहाज थे उन्होंने उसको निष्क्रिय कर दिया, वरना वो रोमानिया में मिसाइल गिर सकती। तो ऐसे में युद्ध अब जो है आने वाले समय में यूरोपियन कंट्रीज में फैल सकता है, जो कहीं ना कहीं एक बड़े विश्व युद्ध की एक आशंका या विश्व युद्ध का हम एक अंदेशा जिसे कह सकते हैं वो आने वाले समय में हो सकता है। लेकिन फिलहाल हालात अभी दोनों तरफ से बहुत ज्यादा खतरनाक है और दोनों देश रुकने को नहीं, लेकिन रशिया के पलटवार अगर इसी तरह से चलते रहे तो यूक्रेन के लिए आने वाले समय में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। ठीक है, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया विकास। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी बड़े स्तर पर तनाव नजर आता है, लेकिन तनाव बिहार की धरती पर भी देखने को मिला। जी हां, राजधानी पटना में जब बड़े स्तर पर आरजेडी के प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए, आरजेडी के तमाम बड़े नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ में हल्ला बोल कर रखे हैं। आरजेडी का बड़ा प्रदर्शन था और तेजस्वी यादव की अगुवाई में यह मार्च निकाला गया राजभवन तक। लेकिन इस तस्वीर के साथ में जब हम आपको दिखा रहे, देखिए किस तरह से हाथों में तिरंगा लिए यहाँ पर आरजेडी के तमाम नेता कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं लगातार। लेकिन सबसे खास बात यह कि इस प्रदर्शन में डमी AK-47 साफ तौर से नजर आया। शिक्षक भर्ती, डोमिसाइल नीति को लेकर नारेबाजी की गई। पेपर लीक, बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरते हुए आरजेडी का यह प्रदर्शन सीधे सीधे देखने को मिलता है। यह ऐसा प्रदर्शन जिसने बिहार की राजनीति में नया सवाल खड़ा कर दिया। छात्रों के मुद्दे पर सड़क पर आरजेडी कार्यकर्ता उतरे। प्रदर्शनकारियों के हाथों में AK-47 का डमी था। पूरे प्रदर्शन को एक तरह से इसने सुर्खियों में ला दिया है। गांधी मैदान से राजभवन तक ये पूरा मार्च निकाला गया। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव खुद लगातार इसकी अगुवाई कर रहे थे इस पूरे प्रदर्शन की। राज्यसभा सांसद भी इस दौरान मौजूद थे और डमी AK-47 के साथ में प्रदर्शन किया गया। बड़े स्तर पर सड़कों पर आरजेडी कार्यकर्ता थे तो सड़कों पर कार्यकर्ता बैठे भी हुए नजर आए। पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका। कई नेताओं को हिरासत में भी लिया गया है। दरअसल AK-47 का इस्तेमाल किया गया और यहाँ पर उसके डमी का लगातार तेजस्वी कहते रहे कि जब छात्र आंदोलन हुआ तो उस दौरान AK-47 से फायरिंग की गई थी। उसी पूरे मसले को यहाँ पर जोर शोर से उठाने की एक तरह से कोशिश है। प्रशासन से सवाल पूछे गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रजनीश इस दौरान मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। रजनीश, प्रदर्शनों का दौर जिस तरह से पिछले कुछ वक्त से लगातार हम देख रहे हैं और बिहार की राजधानी पटना भी इसी तरह की प्रदर्शन से एक तरह से दो चार होती हुई नजर आई, लेकिन सबसे खास बात ये AK-47 की झलक यहाँ पर देखी गई।
देखिए ना, जिस तरीके से आज राजभवन तक जो ये पूरा ये कहा जाए छात्र आंदोलन सत्याग्रह जो निकाला गया था, इसकी अगुवाई जो है वो तेजस्वी यादव ने की थी। लेकिन तेजस्वी यादव के इस जो है वो आंदोलन में या ये मार्च में साफ तौर पे डमी AK-47 का लाया जाना, ये कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की पूरी रणनीति थी कि डमी AK-47 दिखाकर ये पूरी मीडिया का और पूरे जो राजनीति का केंद्र बनने की एक कोशिश थी, जो तेजस्वी यादव जिसमें कामयाब भी हो गए। आज चारों ओर इस AK-47 जो डमी है इसकी ही बातचीत हो रही है। सवाल ये उठता है कि बेरोजगारी और पेपर लीक के मुद्दे को लेकर जिस तरीके का ये आंदोलन किया गया था, उसके बाद इस आंदोलन में जब राजभवन तक जाया जा रहा था, खुद तेजस्वी यादव वहां मौजूद थे, तो ऐसे में AK-47 की डमी लाने का मतलब क्या था? जब तमाम चीज़ों को लेकर जो है कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया हुआ था, इसके अलावा अगर बात कर लीजिए तमाम जांचें चल रही हैं, तो ऐसे समय में AK-47 का सामने लाकर इस तरीके का जो अगर कहा जाए पूरा जो प्रदर्शन करना, ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक राजनीति का हिस्सा है। और राजनीति के तहत ही AK-47 की डमी लाई गई थी, ताकि इस पूरे जो पूरा ये मार्च था, जो राजभवन तक जो जाया जा रहा था तेजस्वी यादव की अगुवाई में, ये कहीं ना कहीं केंद्र बन जाए और पूरे दिन मीडिया की नजर ना सिर्फ इस जो है वो पूरे मार्च पे रहे, बल्कि बिहार की राजनीति को जिस तरीके से पलटने की कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे हैं, उसके लिए हर हथकंडा अपनाने को तैयार है। और ये उसी का एक जो है वो एक ये कहा जाए एक तरीका था तेजस्वी यादव के द्वारा, जो डमी AK-47 को लाया गया था। ठीक है, लेकिन मैं अपने दर्शकों को ये भी बताती चलूं, दरअसल पिछले कुछ वक्त से बिहार में अभ्यर्थी लगातार लंबे वक्त से छात्र न्याय सत्याग्रह चला रहे हैं। TRE-4 समेत अटकी हुई तमाम भर्ती परीक्षाओं को लेकर लगातार प्रदर्शनों का दौर जारी है। छात्रों का गुस्सा लगातार इन भर्ती परीक्षाओं में पाई गई अनियमितता को लेकर नजर आया। हालांकि सरकार ने TRE-4 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें 32,388 पदों पर भर्ती की बात कही गई है। लेकिन अब सवाल सिर्फ भर्ती का नहीं, सवाल यह है कि छात्रों के मुद्दे पर शुरू हुआ आंदोलन क्या बिहार में बड़े सियासी टकराव की जमीन को तैयार कर रहा है, और डमी AK-47 के जरिए विरोध का ये तरीका आखिर कितना जायज नजर आता है। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसी को एक तरह से दर्शाती है। लगातार रजनीश मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। रजनीश, राजधानी दिल्ली से लेकर झारखंड तक, बिहार में भी हमने पटना में इसी तरह से प्रदर्शन की एक तस्वीर देखी। आंदोलन का एक अलग रूप यहाँ पर इन सभी प्रदर्शनों में जरूर नजर आता है, लेकिन प्रदर्शनों के नाम पर राजनीति भी अब जमकर होती हुई नजर आती है। देखिए नैना, आपको याद होगा दिल्ली के जंतर मंतर पर जो CJP का प्रोटेस्ट हुआ था, शुरुआत में कहा गया था कि इस मंच पे किसी भी राजनीतिक दल को आने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये छात्रों का जो है पूरा जो प्रोटेस्ट है। लेकिन आप देखें धीरे धीरे ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल वहाँ पहुँचे, योगेंद्र यादव वहाँ गए, डिम्पल यादव वहाँ पर पहुँचे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इस पूरे जो प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया और इस CJP के प्रोटेस्ट के जरिए ही अपनी जो राजनीतिक जमीन है उसे तलाशने की कोशिश की। और यही कुछ इसी तरीके से कुछ झारखंड और अब बिहार में साफ तौर पे देखा जा रहा है, जहां तेजस्वी यादव अपनी खोई हुई जो राजनीतिक जमीन है उसको तलाशने में छात्रों के कंधों पर बंदूक रखकर चला रहे हैं, निशाना साध रहे हैं राजनीति पर, तो वहीं दूसरी ओर ये एक तरीका इसलिए अपनाया गया नैना कि अगर AK-47 की डमी या कुछ ऐसा इसमें किया जाए ताकि तमाम लोगों का जो केंद्र है, तमाम लोगों की निगाहें वो तेजस्वी यादव पर आ जाए। ऐसा हुआ भी, ऐसा तेजस्वी यादव करने में कामयाब भी हो गए। छात्रों के मुद्दों को अपनी राजनीतिक जो है वो रोटियां सेकने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, छात्रों का इस्तेमाल किया जा रहा है, छात्रों की मांगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि छात्रों की मांगे बहुत हद तक जायज भी हैं, लेकिन उन जायज मांगों को अपनी राजनीतिक रोटियों में सेक कर खुद उसका लुत्फ उठाने से जो राजनेता है वो बाज नहीं आते। और यही चीजें ना सिर्फ दिल्ली में देखी गई बल्कि अब पटना में भी देखी जा रही है। ठीक है रजनीश, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो राजनीति भी जमकर होती नजर आती है और यही वजह है कि बिहार की राजधानी इसी तरह से अब राजनीतिक बड़े प्रदर्शन की भेंट चढ़ता हुआ जरूर नजर आया। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, रामपुर से बड़ी खबर है, रामपुर से सहारनपुर और दिल्ली से खबर, जहां पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ये बड़ी कार्रवाई जौहर ट्रस्ट से जुड़े ठिकानों से जुड़ी हुई है, जहां पर ईडी ने छापेमारी की। जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े परिसर पर भी अब ईडी की टीम पहुंची। आजम खान से जुड़े हुए 10 ठिकानों पर ईडी ने कार्रवाई की है। तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की जांच और भी ज्यादा तेज हो चुकी है।
जौहर यूनिवर्सिटी में काले धन के इस्तेमाल का शक जताया गया। फंडिंग और लेन देन से जुड़े हुए दस्तावेज भी अब ईडी खंगाल रही है। ट्रस्ट की फंडिंग और संपत्तियों की भी जांच की जा रही है। ईडी की टीम फिलहाल दस्तावेज और कई अहम रिकॉर्ड भी खंगालती हुई नजर आ रही है। आजम खान और उनके परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आती हैं, क्योंकि अब एक बार फिर से जौहर ट्रस्ट पर बड़ा एक्शन है और इस बार प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ बड़ी कार्रवाई की गई है। विदेशी फंडिंग को लेकर लगातार निशाने पर रहा है जौहर ट्रस्ट। देखिए, मैं कचहरी जाने के लिए तैयार हो रहा था तो मुझे कुछ स्टूडेंट्स के फोन आए, बोले सर यहाँ पर कुछ लोग आए हैं, फोर्स भी है और वो हमें अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। तो तब मैं आया, तो जब मैंने और हमारे फ़ोन नंबर बाई फोर्स लिए जा रहे हैं। हमने जब फ़ोन नंबर देने से मना किया तो हमें एंट्री बंद कर दी, बोले आप क्लास में पढ़ने नहीं जा सकते। और जिन बच्चों के पास फ़ोन नहीं थे, उन बच्चों को या फ़ोन नंबर नहीं थे, उन बच्चों की अंदर एंट्री ही नहीं दी गई है। ये अपने आप को ईडी वाला बताते हैं। हमसे हमारा कार्ड मांगा, हमने इन्हें अपना कार्ड दे दिया कि हम एडवोकेट हैं और हमारी ये पहचान है। लेकिन इनसे हमने कहा आप भी अपना कार्ड दे दो, तो इन्होंने अपना कोई कार्ड नहीं दिया, बोले हम कोई कार्ड नहीं देंगे। तो सुना आपने, दरअसल यहाँ पर अब ये कहा जा रहा है कि जो खुद अब कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए वकील हैं, उन्हें भी अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया क्योंकि कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी पर हुए इस ईडी की कार्रवाई को लेकर अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रवर्तन निदेशालय की इस कार्रवाई पर निशाना साधा है, सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, ईडी की कार्रवाई पर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। यूनिवर्सिटी बनाने वालों पर ईडी की रेड होनी चाहिए, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं की गई। अखिलेश ने लिखा, बीजेपी शिक्षक और छात्रों की विरोधी है। अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी राज में भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं होती। सीधे रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी अनुज कुमार इस दौरान उत्तर प्रदेश से जुड़ रखे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुज, अब जौहर यूनिवर्सिटी पर लगातार पिछले कुछ वक्त से हम कार्रवाई होती देख रहे हैं। अब प्रवर्तन निदेशालय का ये जो बड़ा एक्शन है, किस तरह से मुश्किलें बढ़ाता हुआ नजर आता है आजम खान परिवार पर? देखिए, जब से जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई हुई है, तब से जो विपक्ष है यानी समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है और उसी को लेकर गाहे बगाए इससे पहले भी डेलीगेशन भेजे गए थे सपा के और उन्होंने तमाम बीजेपी पर आरोप लगाया था। हालांकि बीजेपी की ओर से साफ तौर पे कहना था ये कार्रवाई इसलिए हुई है जो जौहर पे जो बुलडोजर एक्शन की जो कार्रवाई उस वक्त हो रही थी कि जो इमारतें 40 में से 38 हैं वो बिना एनओसी के थी, यानी उसका नक्शा पास नहीं था और उस पर इलीगल निर्माण हुआ था। इसके लिए उसको जो रामपुर विकास प्राधिकरण ने नोटिस चस्पा किया था कि प्रबंधन अपनी ओर से ही उस इमारत को ढा दे, नहीं तो विकास प्राधिकरण अपने नियमित अनुसार जो कार्रवाई है वो करेगा। तब से उसको राजनीतिक अखाड़ा सपा ने बनाया और देखिए जिस तरह से आज ईडी ने जांच की है, यानी जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले लेकर सिलसिले में 10 ठिकानों पर जांच की जा रही है। इसके बाद अखिलेश के पेट में फिर दर्द हुआ, फिर सोशल मीडिया पर जाकर फिर ईडी को घेरते हुए नजर आ रहा है। हालांकि मेरी खुद की अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कुंवर बासित अली से बात हुई कि ईडी की कार्रवाई जौहर यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट पे हो रही, तो उन्होंने कहा देखिए आर्थिक लेन देन किस तरह से हुआ है, काले धन का किस तरह से दुरुपयोग हुआ है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। फंडिंग कहां से हुई है, पैसा कहां से आया, ये जांच एजेंसी का काम है, इस पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट की शिक्षा से जुड़ा जो मामला है वो वहां के जो डीएम है, प्रशासन, वो देख रहे हैं किसको कहां एडजस्ट करना है। पर जिस तरह से जौहर यूनिवर्सिटी को खड़ा किया गया उसके पीछे मंशा बच्चों की पढ़ाने को लेकर नहीं थी। इससे पहले जो उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मंत्री राज्य मंत्री जो है दानिश आजाद अंसारी साहब, पर उन्होंने कहा कि ये यूनिवर्सिटी जो बनाई गई थी ये अपने पुश्तों को कैसे आगे बढ़ानी है, उनके फ्यूचर को सेट करने की गई थी। और सपा सरकार में इनकी तूती बोलती थी और उसी का धमक और कहे कि उस समय अपनी जो राज सेकंड नंबर का था उस समय उन्होंने पूरे तरह से अवैध रूप से इस इमारत को खड़ी करी। और उस वक्त भी जब कार्रवाई हुई थी तो कभी बेशकीमती किताबें, नैना जी उस समय मिली थी बेशकीमती किताबें, मतलब कि उनके उस अलमारियों में, उस दरवाजे के पीछे, अलमारी के पीछे, कबर्ड के पीछे, अब सवालों के घेरे में जरूर लाने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जा रही है। फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन रामपुर हो या लखनऊ या फिर हो सहारनपुर, कई जगहों पर तनाव जरूर इस कार्रवाई से नजर आता है। रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।